हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसके MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज आपका 36वां प्रश्न है, दक्कन की मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इस क्षेत्र के मंदिरों में बेसर शैली का प्रयोग हुआ है। सेकंड, यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई। थर्ड है आपका, बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। देखिए, नागर और द्राविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो शैली है ये नागर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रण है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करें शैली की, तो ये शैली जो है दक्कन वाले रीजन में 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई है। और इसको लोकप्रिय बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो चालुक्य शासकों का रहा है। तो चालुक्य शासकों ने इसकी शुरुआत की थी, तो इस वजह से इसको कभी कभी चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, चालुक्य शैली यानी बेसर शैली को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं इनका आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार होता है। तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया? राष्ट्रकूट, होयसल, सोलंकी, चालुक्य, पल्लव। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया है। यानी इन्होंने एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही है। होयसल वंश के शासक ने हेलीविड, बेलूर में मंदिर बनवाए हैं और ये भी बेसर शैली के मंदिर हैं। सोलंकी जो है आपको याद होगा ये गुजरात से संबंधित हैं और इन्होंने गुजरात में मंदिरों का निर्माण करवाया है जो कि बेसर शैली के नहीं हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चालुक्यों में आपके बादामी और कल्याणी के चालुक्य आए जाते हैं और चालुक्यों के बारे में पहले ही हम जानते हैं क्योंकि चालुक्यों ने ये शैली स्टार्ट की है। इस आधार पर इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो चौथा वाला भी सही है। पल्लव जो है आपके तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो तमिलनाडु के मंदिरों की शैली आपको पता ही है कौन सी है, द्राविड़ शैली है। तो यहाँ पे पांचवा भी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है यानी कौन कौन सी जो राजवंश है इन्होंने बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया है। तो सोलंकी और पल्लव ने निर्माण नहीं करवाया है। तो आंसर होगा आपका सी वाला, केवल 3 और 5। 38वां प्रश्न है अब आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, इसके निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट नरेश, दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम को जाता है। सेकंड है आपका, यह मंदिर पूर्णतया नागर शैली में निर्मित है और इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। थर्ड है, इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है, इसमें चारों ओर उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बना है। अगला है, यह मंदिर एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर की, इसके निर्माण का श्रेय जो है राष्ट्रकूट नरेश जो है दांती दुर्ग और कृष्ण प्रथम इनको जाता है। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया है और ये मंदिर जो है 750 ईस्वी के आसपास बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर कि यह मंदिर पूर्णतया नागर शैली में निर्मित है। देखिए, ये जो मंदिर है आपका ये पूर्णतया नागर शैली में नहीं है, बल्कि ये मंदिर जो बनाया गया है आपका ये द्राविड़ शैली में निर्मित है। यानी कि ये जो मंदिर है आपका ये द्राविड़ जो शैली है इसमें निर्मित है, ना कि नागर शैली में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नागर शैली। ये मंदिर जो है पूर्णतया द्राविड़ शैली में निर्मित है और इसके साथ में नंदी का देवालय भी बना है। यहाँ पर अगर बात करें मंदिर के प्रवेश द्वार की यानी गोपुरम की, तो इसमें एक गोपुरम भी है, इसके चारों ओर उपासना कक्ष बनाए गए हैं और फिर यहाँ पर सहायक देवालय भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर, यह मंदिर एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। यानी पूरी एक पहाड़ी को काटकर ये मंदिर बनाया गया है, ये इसकी और खास बात है। अगली खास बात यहाँ पर इस मंदिर की ये है कि भारत के जितने भी मंदिर हैं
वो आधार से शिखर की ओर बनाए गए हैं, यानी पहले फाउंडेशन रखी गई है और उसके बाद धीरे धीरे करके शिखर बनाया गया है। जबकि इस मंदिर की खास बात यह है क्योंकि ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, तो सबसे पहले इसका क्या है, ये शिखर से बनाया गया है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बनाया गया है। पहले शिखर को बनाया गया, शिखर को नीचे साफ करते करते नीचे की ओर आए हैं। तो ये इसकी खास बात है कि ये मंदिर कहाँ से, शिखर से धरातल की ओर बना हुआ है, ना कि आधार से शिखर की ओर। तो ये भी इसकी खास बात है। तो यहाँ पर आपका 38 में का गलत आंसर जो होगा वो है बी वाला, तो आंसर है आपका बी। 39वां प्रश्न है अब आपका, बादामी के चालुक्य राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है। पहला है, पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। सेकंड है, आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चालुक्य शासन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ पर सबसे पहले 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके पर कब्जा करके चालुक्य राज्य की स्थापना की थी। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला है कि इन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी तक शासन किया है, मध्य भाग तक शासन किया है, उसके बाद राष्ट्रकूटों ने इनसे सत्ता छीन ली है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो आंसर होगा आपका 39 का डी। 40वां प्रश्न है अब आपका, चालुक्यकालीन भवनों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। सेकंड है यहाँ पर, आरंभिक चालुक्यों ने पहले संरचनात्मक मंदिर बनाए और फिर उन्होंने शैलकृत गुफाएं बनवाई। अगला है, बादामी के चालुक्यों की स्थापत्य कला की शुरुआत पट्टदकल से होती है जबकि चरमोत्कर्ष ऐहोल और बादामी में दिखता है। देखिए बात करें यहाँ पर इन लोगों की यानी कि चालुक्यों की बात करें तो चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता ये है कि इन्होंने तमाम शैलियों का समावेशन किया है, यानी अनेक शैलियों का संकरण हुआ है और यहाँ पर समावेशन भी हुआ है। तो ये इनके भवनों की खास विशेषता थी। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। आरंभिक चालुक्यों ने सबसे पहले क्या बनवाई हैं, शैलकृत गुफाएं बनवाई हैं, यानी चट्टानों को काट के सबसे पहले इन्होंने गुफाएं बनवाई हैं और उसके बाद जो है संरचनात्मक मंदिर बनवाए हैं। यानी संरचनात्मक मंदिर का मतलब होता है कि रोड़ा पत्थर व चूना या फिर सीमेंट की सहायता से मंदिर बनवाना। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आरंभिक चालुक्यों ने पहले संरचनात्मक मंदिर बनवाए। नहीं, आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनवाई हैं और बाद में इन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर चालुक्यों के बारे में कि बादामी के चालुक्यों की स्थापत्य कला की शुरुआत जो है पट्टदकल से होती है जबकि चरमोत्कर्ष ऐहोल और बादामी में दिखता है। देखिए इनकी कला की शुरुआत जो होती है वो पट्टदकल से नहीं होती है, बल्कि ये शुरुआत जो होती है ये ऐहोल से होती है और चरम जो है यहाँ पर ये पट्टदकल और बादामी में दिखता है। यानी यहाँ पर चरम जो है इनकी कला का ये पट्टदकल में और कहाँ पर दिखता है, बादामी में दिखता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका केवल 1। 41वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस चालुक्य मंदिर में नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मंदिर है चालुक्य मंदिर जिसमें हमें नटराज की मूर्ति के दर्शन होते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, बादामी गुफा मंदिर, पापनाथ मंदिर, महाकूट मंदिर। देखिए जो बादामी गुफा मंदिर है इसमें 4 गुफा हैं, यानी बादामी गुफा मंदिर में टोटल 4 मंदिर हैं। 4 में से आप देखेंगे 3 जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 3 जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं से संबंधित हैं और एक जो गुफा है इसमें वो जैन से संबंधित है। तो जो 3 हिंदू मंदिर हैं इन्हीं में से एक मंदिर में नटराज की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है। तो ये बादामी गुफा मंदिर का पार्ट है। तो यहाँ पर 41वें का ऑप्शन होगा बी वाला, तो आंसर है यहाँ पर बी। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्यकालीन मंदिरों की श्रेणी में नहीं आता है। चालुक्यकालीन मंदिरों की श्रेणी में यहाँ पे कौन सा मंदिर नहीं आता है ये आपको बताना है। होयसलेश्वर मंदिर, लाड़खान मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, दुर्गा मंदिर। देखिए यहाँ पर बात करें होयसलेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम में ही लगा हुआ है, तो ये होयसल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया है इसका। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो लाड़खान मंदिर है, लाड़खान मंदिर आपका जो है वो चालुक्यों से ही संबंधित है।
विरूपाक्ष मंदिर जो है ये पट्टदकल में स्थित है और ये भी चालुक्यकालीन भवनों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये नायक शासकों ने बनवाया है, यानी कि जो नायक शासक हैं तो नायकों के काल में बना हुआ है, नायकों के काल का निर्मित है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। पांचवा है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर जो है ऐहोल में स्थित है, तो यहाँ पर आपका पांचवा वाला ऑप्शन भी सही है। पूछा गया है कि चालुक्यकालीन मंदिरों की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, तो आपका पहला और चौथा नहीं आता है, तो आंसर होगा 42वें का ए वाला। 43वां प्रश्न है अब आपका, चालुक्यकालीन मंदिरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है पट्टडकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उसकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। सेकंड, महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी की छत वाले मंदिरों से प्रेरणा मिली है। थर्ड है ऐहोल का दुर्गा मंदिर गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है, इसका शिखर द्राविड़ शैली में बना है। अगला है ऐहोल के लाड़खान मंदिर के निर्माण में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। देखिए, बात करें जो पट्टडकल में विरूपाक्ष मंदिर है तो इसका निर्माण जो है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में इनकी जो पटरानी है लोका महादेवी, तो इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर जो महाकूट मंदिर है और आलमपुर के पास में स्वर्ग ब्रह्म मंदिर है, तो इन मंदिरों के निर्माण में राजस्थान और ओडिशा की जो शैली है, राजस्थान इसके अलावा ओडिशा की जो शैली है उसका इस्तेमाल हुआ है, ना कि पहाड़ी क्षेत्रों की लकड़ी वाली छत का, तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो चालुक्य शासक हैं वो किसी भी दूसरी शैली को लेने में, उसको अडॉप्ट करने में हिचकिचाते नहीं थे, यानी कि इनकी खास बात यही है कि तमाम शैलियों का यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तमाम शैलियों का संकरण हुआ है, इसके अलावा समावेशन भी हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो मंदिर है ये राजस्थान और ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक इसमें देखने को मिलती है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो है ये गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है, और खास बात यह है कि इसका शिखर जो है वो द्राविड़ शैली में नहीं है, शिखर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है, यानी शिखर इसका नागर शैली में निर्मित है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो ऐहोल का लाड़खान मंदिर है, तो ऐहोल के लाड़खान मंदिर में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी की छत वाले मंदिरों जैसी यहाँ पर छत बनाई गई है, हालांकि अंतर सिर्फ इतना है, पहाड़ी क्षेत्रों के जो मंदिर होते हैं उनकी छत जो है लकड़ी की होती है, इसकी छत जो है वो पत्थर की बनी हुई है, तो यहाँ चौथा वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो चौथे वाले ऑप्शन के फीचर्स हैं वो सेकंड ऑप्शन में रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है, केवल पहला वाला जो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, ये सही है। बाद बाकी पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो 2, 3, 4 और जो कथन है आपके ये सही नहीं है, तो आंसर है आपके सी, केवल 2, 3 और 4 कथन असत्य हैं। 44वां प्रश्न है अब आपका, होयसल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पर, होयसल शासकों की कला को तमिलनाडु द्रविड़ कला कहा जाता है। सेकंड है यहाँ पर, होयसलों की स्थापत्य कला में बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, हैलीविड का होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुर का केशव मंदिर विशिष्ट है। अगला है यहाँ पर, ये मंदिर जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बने थे, इसलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। अगला है, ये मंदिर सेल खड़ी यानी घिया पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए कलाकारों ने मूर्तियों के माध्यम से मंदिर के अलंकरण पर बहुत अधिक बल दिया है। देखिए, बात करें होयसल शासकों की, तो होयसल शासकों का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक के पास मैसूर का क्षेत्र था, तो ये इनकी जो कला है ये कर्नाटक द्रविड़ कला बोली जाती है, ना कि कर्नाटक तमिलनाडु कला। तो यहाँ पर तमिलनाडु द्रविड़ कला नहीं बोली जाती है, बल्कि कर्नाटक द्रविड़ बोली जाती है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। होयसलों की स्थापत्य कला में आप देखेंगे 100 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन इनमें 3 मंदिर जो है सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर है, दूसरा हैलीविड का होयसलेश्वर मंदिर है, और अगला है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। ये विशिष्ट हैं, इनके मंदिरों में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ये 3 मंदिर हैं, तो यहाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो इन्होंने ये मंदिरों का निर्माण करवाया है, तो मंदिरों का निर्माण वर्गाकार नहीं है, ये मंदिरों का निर्माण जैसे तारा होता है, स्टार, आकाश में आप तारे देखते हैं बिखरे हुए, एक इधर है, एक इधर है, एक ऐसे है, एक बीच में ऐसे करके तारे हैं, तो उसी आकार में करवाया है, इसलिए इन मंदिरों की योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है।
ये मंदिर जो है सेल खड़ी से बने हुए हैं और सेल खड़ी का पत्थर जो है उस पर आसानी से आकृतियां उकेरी जा सकती हैं। तो इसलिए कलाकारों ने मूर्तियों के माध्यम से मंदिर के अलंकरण पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गलत कथन है आपका वो पहला वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 45वां प्रश्न है अब आपका, कर्नाटक के हैलीबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, यानी यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है, यह होयसल नरेश नरसिंह द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया था। सेकंड है यहाँ पर, यह मंदिर यानी होयसल मंदिर को शंकर या बेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। अगला है, हलेबेड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है और यह एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है। देखिए बात करें जो ये मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर है, तो इसका निर्माण जो है यहाँ पर होयसल नरेश है नरसिंह, इन्होंने 1150 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और निर्माण जो हुआ है गहरे रंग के परतदार पत्थर से ये बना हुआ है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। होयसल मंदिर को शंकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है क्योंकि इनमें द्राविड़ और नागर दोनों ही शैलियों के तत्व यहाँ पर निहित हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो हलेबेड का जो होयसलेश्वर मंदिर है ये नटराज के रूप में, क्योंकि यहाँ पे नटराज की मूर्ति है और नटराज के रूप में ये शिव को समर्पित है, यानी शंकर जी का मंदिर है। और ये जो भवन है यहाँ पर इस मंदिर का, ये दोहरा भवन है, इसमें मंडप के लिए एक बहुत बड़ा कक्ष है। यहाँ थर्ड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। और देखिए ये वाला मंदिर भी अपनी तारकी योजना के लिए फेमस है, यानी वही तारा वाली स्टाइल में बना हुआ है ये। तो आंसर 45 का होगा डी। 46वां प्रश्न है अब आपका, विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्राविड़ वास्तुशैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप मिलता है। प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडप बनवाए गए थे। केंद्रीय मंडप को कल्याण मंडप यानी दिव्य विवाह के लिए समर्पित के रूप में जाना जाने लगा। देखिए यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। तो यहाँ पर आपको द्राविड़ वास्तुशैलियों वाले और साथ ही साथ सल्तनत काल यानी मुगल काल की जो इस्लामिक वास्तुकला है उसका भी प्रभाव यहाँ पर इनकी इमारतों में दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर हैं इनमें एक से अधिक मंडप बनवाए गए थे और केंद्रीय मंडप जो था उसका नाम यहाँ पर कल्याण मंडप कर दिया गया, यानी खास करके ये दिव्य विवाह के लिए समर्पित था। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य हैं तो इनके जो भवन हैं इनमें कई स्तंभों वाले जो मंडप हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी 1000 स्तंभों वाला मंडपों का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके प्रमुख मंदिरों में आप देखेंगे विट्ठल स्वामी मंदिर, यानी कि यहाँ पर आपका एक मंदिर है जिसका नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर, ये देखने को मिलेगा, विट्ठल मंदिर है। इसके अलावा हजारा राम मंदिर एक है, तो ये देखने को मिलेगा। ये दो मंदिर जो हैं इनके सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट मंदिर हैं। तो यहाँ पर आपका विट्ठल मंदिर है, हजारा राम मंदिर, ये आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। 47वां प्रश्न है अब आपका, गौतम बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति स्थल बोधगया के महाबोधि मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है। पहला है, बोधगया का महाबोधि मंदिर पत्थरों से निर्मित है। सेकंड, मंदिर के भीतर बहुत से आलों दीवारों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे सैन राजाओं के शासनकाल में 11वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। थर्ड है आपका, यह नागर मंदिर की तरह सकरा है लेकिन द्राविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। देखिए बात करें बोधगया का जो महाबोधि मंदिर है ये पत्थरों से निर्मित नहीं है बल्कि ईंट से निर्मित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ये मंदिर है इस मंदिर का विकास जो हुआ है वो पाल शासकों के काल में हुआ है और पाल शासकों का काल आपको पता ही होगा 8वीं शताब्दी वाला काल है। तो ये 11वीं शताब्दी का नहीं है, इनका जो पाल शासकों का समय है 8वीं शताब्दी वाला समय है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, यानी मंदिर के भीतर जो बहुत से आलों या दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर ये मंदिर का जो शिखर है
ये तो ना तो इसमें नागर शैली की झलक देखने को मिलती है, ना ही द्राविड़ की देखने को मिलती है। एक अलग ही प्रकार है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। केवल 1 और 2 कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी। 48वां प्रश्न है अब आपका, भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री फाहियान के अभिलेखों पर आधारित है। सेकंड, इसकी नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा। अगला है, नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। अगला है, यहाँ केवल बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। देखिए, बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिकांश जानकारी हमें चीनी यात्री फाहियान से नहीं मिलती है, बल्कि वेहनसांग से मिलती है। ध्यान रखना, ये हमें जानकारी वेहनसांग से, अधिकांश जानकारी उसी से मिलती है। और इसी जानकारी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ भाग को खोदा गया है। हालांकि संपूर्ण भाग अब तक उत्खनित नहीं है, और क्योंकि संपूर्ण भाग पर आप इसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि अब मानवीय बस्तियां स्थापित हो गई हैं, तो उनको विस्थापित करना इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा खोदा गया है, पूरा हिस्सा इसका उत्खनित अभी नहीं हो पाया है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी नींव जो थी वो गुप्त वंश के शासक है कुमारगुप्त, इसके द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, और बाद के परवर्ती जो शासक हैं इन्होंने भी यहाँ पर अपना निर्माण कार्य करवाया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नालंदा का जो मठी विश्वविद्यालय है वास्तव में एक महाविहार है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी रहते थे और ये विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, यहाँ केवल बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। देखिए, चौथा वाला कथन गलत है। यहाँ केवल बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय को नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि यहाँ पर थेरवाद को भी पढ़ाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर थेरवाद के अलावा महायान को भी पढ़ाया जाता था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये तीनों संप्रदाय पढ़ाए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व था, सबसे ज़्यादा बोलबाला जो था वो महायान का था। यानी कि महायान संप्रदाय की प्रमुखता थी यहाँ पर। बाद बाकी संप्रदाय भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, लेकिन महायान की यहाँ पर प्रमुखता थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। केवल 2 और 3 कथन सत्य है, तो 48वें का आंसर होगा आपका सी, केवल 2 और 3। 49वां प्रश्न है अब आपका, मूर्तिकला की नालंदा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला मथुरा की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। सेकंड, नालंदा की प्रतिमाओं में भीड़ भाड़ दिखाई देती है। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट हैं। थर्ड है आपका, प्रतिमाओं के पीछे की पटिया विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। चौथा है, बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। देखिए, बात करें नालंदा की जो गजकारी या पत्थर या कांस्य मूर्ति बनाने की कला है, ये सारनाथ की देन है, सारनाथ की कला की देन है, ना कि मथुरा। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि 9वीं शताब्दी तक आते आते जो सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की जो स्थानीय परंपरा है और मध्य भारत की जो परंपरा है, इसका संगम हुआ है और इसके संगम से यहाँ पर एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नालंदा की जो प्रतिमाएं हैं उनमें खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं में भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। यहाँ पर लिखा हुआ भीड़ भाड़ दिखाई देती नहीं, इसमें भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। दूसरी बात यह है, प्रतिमाएं जो हैं ये उभार में समतल सपाट नहीं है, बिल्कुल समतल सपाट प्रतिमाएं नहीं है, बल्कि त्रिविमीय हैं, यानी कि 3D वाली प्रतिमाएं। यानी कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल उभार, अच्छा खासा उभार दिया हो। तो ये प्रतिमाएं समतल सपाट भी नहीं है और ना ही इन प्रतिमाओं में भीड़ भाड़ है। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां जो है वो विस्तृत होती है, अलंकार सुकोमल और बारीक होते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो बुद्ध की मुकुट वाली जो प्रतिमाएं हैं, इनका प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। तो यहाँ पर चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। केवल 1 और 2 कथन असत्य हैं, तो आंसर है आपका ए। 50वां प्रश्न है अब आपका, नालंदा की कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। सेकंड, इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है। अगला है, ये पाल्स जो राजा हैं इनके शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो नालंदा की कांस्य मूर्तियां हैं इनका काल अगर देखा जाए तो इनका काल आपका 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का है कांस्य मूर्तियों का। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ये देखें पूर्वी भारत में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं तो पूर्वी भारत में जितनी मूर्तियां मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूर्तियां कांस्य प्रतिमाएं जो है नालंदा वाली हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा जो भी मूर्तियां हैं उनमें पाल राजाओं की मूर्तियां सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर 50 में का होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। 51वां प्रश्न है अब आपका, नालंदा की प्रतिमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से हीनयान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थीं। सेकंड, 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं का बोलबाला हो गया। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो आपका नालंदा था वो आपका थेरवाद, वज्रयान, इसके अलावा महायान संप्रदाय, तीनों संप्रदायों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वहाँ पर महायान संप्रदाय का बोलबाला था, यानी महायान संप्रदाय की शिक्षा सबसे ज़्यादा दी जाती थी और महायान का नालंदा यूनिवर्सिटी में बोलबाला था। तो ऑब्वियसली बात है इस क्षेत्र में भी महायान संप्रदाय की प्रतिमाएं जो हैं वो ज़्यादा बनाई जाती होंगी। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थीं। इसके अलावा 11वीं और 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं नालंदा एक तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है और उस समय इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं का बोलबाला हो गया है। जैसे वज्र शारदा हैं, खसरपड़ हैं, तो इनका यहाँ पर बोलबाला हो गया है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, केवल सेकंड। 52वां प्रश्न है आपका, आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली का स्थल सिरपुर, जहां हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे, किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर जो है वो आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली का स्थल है। यहाँ पर आपको हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय देखने को मिलते थे और यहाँ पाई जाने वाली जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं इनके मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व जो थे वो नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। तो यहाँ पर आपका 52वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 53वां प्रश्न है, ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। देखिए जो ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं ये उड़ीसा में पड़ते हैं। तो यहाँ पर 53वें का आंसर होगा डी वाला। 54वां प्रश्न है, चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई गई हैं। यह स्थल किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आप सब लोग जानते हैं चोल वंश कहाँ स्थापित रहा है, तमिलनाडु में रहा है। तो नागपट्टनम भी तमिलनाडु में ही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 54वें का ए वाला। 55वां प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बाहुबली गोमटेश्वर की प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया था। सेकंड, श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। देखिए बात की जाए जो बाहुबली गोमटेश्वर मूर्ति की, तो ये बाहुबली जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो हैं इनके बेटे हैं। तो बाहुबली गोमटेश्वर की जो मूर्ति है ये मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री हैं चामुंडा राय, इनके द्वारा ये 12वीं सदी में करीब बनवाई गई थी। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये श्रवण बेलगोला में स्थित है प्रतिमा और इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी है सबसे लंबी मूर्ति है। तो ये वाला भी सही है। देखिए यहाँ पर हर 12 साल पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ा होगा, करंट अफेयर में भी ये कई बार रहा है चर्चा में। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो 55वें का आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। 56वां प्रश्न है आपका, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
पहला है विग्रहराज प्रथम, विमल शाह, भौमपाल, भोलराम गुर्जर। देखिए बात करें यहाँ पर जो आपका माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। वहीं जो विग्रहराज प्रथम है ये एक चाहमान शासक हैं और इन्होंने हर्षनाथ मंदिर, जो सीकर का हर्षनाथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया है। वहीं जो भौमपाल हैं, भौमपाल ने आपका कैला देवी मंदिर जो कि करौली में पड़ता है उसका निर्माण करवाया है। भोलराम गुर्जर हैं, तो भोलराम गुर्जर ने 1840 में श्री सांवलिया सेठ का एक मंदिर है राजस्थान में, उसका निर्माण करवाया है। तो यहां पर आपका 56वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 57वां प्रश्न है अब आपका, काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों पर स्थित तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या उपरोक्त सभी? देखिए ये काठियावाड़ गुजरात में जो पालिताना के निकट जो स्थल है शत्रुंजय की पहाड़ियों पर, ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है और लगभग यहाँ पर 20 मंदिर हैं, यानी यहाँ पर हमें 20 टेम्पल भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 57वें का आंसर होगा आपका ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इस वजह से इसके 3 पार्ट करने पड़े और आप देख भी रहे होंगे हर पार्ट में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें बनाने में टाइम भी लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।